नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं अविनाश शंकर करतार कोचिंग की तरफ से हम लोग का एडजेक्टिव चल रहा है। आज प्रोबेबली लास्ट सेशन रहेगा थ्योरी का। इसके बाद हम लोग जितना भी प्रीवियस ईयर रहेगा, नॉट ओनली फ्रॉम CHSL, हम लोग CGL का भी और भी डिफेंस सेक्शन के जो होते हैं, NDA का, CDS का, सारे क्वेश्चंस में से हर टाइप का जो भी क्वेश्चन है, सब में से जो भी एडजेक्टिव चैप्टर से रिलेटेड रहेगा वो सारा सॉल्व करेंगे हम लोग। थ्योरी खत्म हो जाए उसके बाद सारे क्वेश्चंस को हम इसी PPT तौर पे बना के लाएंगे, आपको फिर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आपके साथ सॉल्व करेंगे, ताकि आपको क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए दोबारा, और फिर आप अच्छे से स्कोर कर सकें। ठीक है ना। हमने कल का जो क्लास एंड किया था उसमें हमने ईच और एवरी इन दोनों का यूजेज पे एंड किया था, जिसमें हमने बताया था कि अगर ईच का यूज आप कर रहे हैं, इक्वालिटी की तरफ इशारा हो रहा होता है, ये किसी एक का बात एक बार में करेगा, बहुत लोगों की बात होगी। डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर क्या होता है हमने बताया था आपको, बात तो सब की होगी लेकिन ईच एक बार में एक का बात करता है, और एवरी इंक्लूसिव है, ये सबको एक साथ लेके चलता है, लेकिन कभी नेचर इंडिविजुअलिटी की तरह होता है। तो नेचर में दोनों ही सिंगुलर होते हैं, नेचर में दोनों सिंगुलर होता है, ईच भी और एवरी भी, लेकिन दोनों में फर्क क्या होता है, ईच थोड़ा एम्फेटिक मोड में चला जाता है, वो सिंगुलरिटी पे ही फोकस करता है। एवरी कहता है कि बात हम सब की कर रहे हैं, ईच कहता है कि मैं बात प्रत्येक की कर रहा हूं। सब और प्रत्येक में थोड़ा सा डिफरेंस है, एक बार में सबका सेंस लाना और एक बार में एक का सेंस लाना, अलग अलग लेवल पे अलग अलग की बात करना और एक साथ एक लेवल पे सबकी बात करना, बस सिंगुलर नेचर होता है। ऑल का सेंस में एवरी जाता है। ठीक है ना। तो जैसे देखो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ईच स्टूडेंट हैज हिज ओन प्रॉब्लम, लिखा हुआ है ना। अब ईच स्टूडेंट के साथ हिज ओन प्रॉब्लम जब हमने लिखा तो इसका क्या मतलब निकलता है, इसका मतलब निकलता है कि प्रत्येक विद्यार्थी का अपना अपना प्रॉब्लम है। और लिखा हुआ है एवरी मदर लव्स हर चाइल्ड, देख लो आप, एवरी मदर लव्स हर चाइल्ड मोर देन एनीथिंग, प्रत्येक माँ अपने बच्चों को किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करती है। यहाँ पे हर स्टूडेंट के अपने और हर माँ का अर्थ क्या है, तो यहाँ हर स्टूडेंट को हर स्टूडेंट के नजरिए से ही देखते हैं, प्रत्येक स्टूडेंट के नजरिए से, लेकिन हर माँ का मतलब क्या हो जाता है, सारी माँ। ठीक है, बस ये समझ का सेंस का फर्क है। एवरी और इच ये दोनों सिंगुलर नेचर के हैं, दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आते हैं, दोनों के साथ वर्ब सिंगुलर लगता है, दोनों के तुरंत बाद नाउन लगाओगे तो सिंगुलर ही लगेगा, लेकिन सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग यूजेज के हिसाब से, क्योंकि शब्द दो हैं, दो अलग अलग शब्द हैं, तो कहीं ना कहीं मीनिंग में फर्क आना ही होता है। ऐसा कोई भी शब्द नहीं है कि शब्द तो है दो लेकिन एग्जैक्टली सेम मीनिंग होगा। सेम भाषा की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैंगो एक तरफ लिख दिया और आम एक तरफ लिख दिया और बोला कि देखिए सेम मीनिंग तो है, नहीं। तो दो शब्द सिनोनिम्स होते हैं, सिमिलर होते हैं, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं होते हैं, क्योंकि एक भाषा में एक प्रोडक्ट के लिए, एक आइटम के लिए, एक भाव के लिए, एक नाउन के लिए एक ही नाम निकाला गया है। अगर कोई उससे मिलता जुलता नाम है, सिनोनिम है, तो ठीक है, एग्जैक्टली सेम मीनिंग नहीं होता है। यही अर्थ अंतर होता है ईच और एवरी में। ईच थोड़ा सिंगुलरिटी की ओर ज्यादा ड्राइव करके लेके जाता है आपको, जबकि एवरी ओवरऑल की बात करता है। एवरी का मीनिंग ऑल से ज्यादा मिलता है, इच का मीनिंग वन 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 के सेंस, मतलब पर, जिसको PER पर प्रत्येक बोलते हैं, उस सेंस में जाता है। अब इसके बाद आगे क्या है, अगला स्टेटमेंट में कह रहा है कि ईच एंड एवरी का प्रयोग हम तब करते हैं जब नाउन को इम्फेक्टिकली व्यक्त करना होता है। इम्फेक्टिकली व्यक्त करने का मतलब क्या होता है, जब अभी हमने क्या देखा, हमने देखा कि दो हमारे पास अलग अलग टर्म्स हैं, दो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं। कौन कौन है, एक है ईच और एक दूसरा है एवरी। ईच सिंगुलर सेंस में जाता है, हमेशा एक बार में एक को लेके चलता है। एवरी भी सिंगुलर है, लेकिन इसका मीनिंग किससे मिलता है, ऑल से।
अब एक तीसरा टर्म आ गया, वो क्या है, वो है ईच एंड एवरी, है ना। अब दोनों को मिला दिया गया तो कहता है ये वाला जो ईच एंड एवरी है, जब आप पढ़ोगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव तो 5 होते हैं ना। कौन कौन से होते हैं, होता है ईच, आइदर, नाइदर, एवरी एंड ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी, ठीक है ना। ये 5 होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, ईच एंड एवरी हम जाते हैं, आइदर और नाइदर 2 के लिए होता है, ईच, एवरी, ईच एंड एवरी 2 से ज्यादा के लिए हम करते हैं। कभी भी 2 से ज्यादा के लिए हम आइदर और नाइदर का यूज नहीं करेंगे। तो वही कर रहा है कि ईच और एवरी का तो अलग अलग आप पढ़ लिए, लेकिन अब मेरे पास है ईच एंड एवरी एक साथ जो चल रहा होता है। तो वो क्या होता है, जब हमें इम्फैटिक बनाना होता है, किसी को पॉइंट आउट करना होता है, किसी को स्पेसिफिकली बताना होता है, खास बना के बताना होता है। पर अगर किसी नाउन से पहले न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ तो एवरी का ही प्रयोग होना चाहिए। और हमें ध्यान रखना चाहिए क्या, कि ऐसी स्थिति में नाउन कैसा होता है, हमेशा प्लूरल होता है। दोनों बात का ध्यान रखिएगा। अगर नाउन से पहले न्यूमेरिकल एडजेक्टिव होगा, न्यूमेरल एडजेक्टिव में संख्या का यूज होगा, तो एवरी का प्रयोग करना और सेंस कैसा जाता है, सिंगुलर। जैसे एवरी के बाद 3, 4, 5, 8, 10, 20, 50, 100, 1000 जो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, न्यूमेरिकल नंबर्स बताने वाले बताए थे ना, कार्डिनल, ऑर्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव्स। कार्डिनल जो होते हैं वो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, माने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितनी भी संख्या वो लिख दो। कोई आपसे पूछा TEN 10 क्या है, ग्रामर के नजर में कहोगे एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। न्यूमेरिकल में कौन सा, कार्डिनल एडजेक्टिव। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव जो नंबर्स को अलग अलग तरीके से प्रकट करता है, व्यक्त करता है, एक्सप्रेस करता है। ये 3 तरह का होता है, कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव्स। तो जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो सब होते हैं कार्डिनल, 1 2 3 4 5 जो हमने अभी बताया। फिर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 8, 9, 10, 11 करते करते लास्ट तक चले जाइए। ये जो लिखा हुआ है, जैसे लिखा रहेगा यू आर सेकेंड, अब यहाँ पे SECOND सेकेंड, THIRD थर्ड, ये इंग्लिश का एक शब्द है ना। तो पूछेगा इंग्लिश का शब्द है तो बताओ कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच में होगा। तो जो क्रम बताने वाला है, जो ऑर्डर बताने वाला है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, ऐसे करते चलिए जहां तक जा रहे हैं, ये क्या होगा, एडजेक्टिव। कौन सा, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में कौन सा, ऑर्डिनल एडजेक्टिव, ऑर्डर बताने वाला। और तीसरा क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव, जो फ्रैक्शन फैक्टोरियल फॉर्मेट को बताता है। 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, डबल, ट्रिपल, क्वाड्रिपल, पेंटापल, हेक्सापल। अगर ऐसा लिखते हो तो लिखो, और नहीं तो फिर 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, जितना भी नंबर है उतना टाइम्स, 1.2 टाइम्स, 3.4 टाइम्स, जो भी लिखना है ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव। किस में आता है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव में। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के 3 अंग हो गए, कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव। तो वही कहता है कि कोई भी नंबर लिखा हुआ रहेगा यहाँ पे, जिसमें ये जो कार्डिनल है उसको न्यूमरल लिखा हुआ है यहाँ पे, तो उसके बाद क्या होता है, हमें प्लूरल सेंस लेना होता है नाउन का। जैसे एवरी 5 तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, ईयर्स। एवरी 10 तो क्या लिखाएगा, डेज। ये ध्यान रखना है हमेशा। एवरी लिखेगा, उसके बाद 2 3 4 5 कोई भी संख्या लिखेगा, है ना। मैं इधर ऐसे कर देता हूं कि अगर एवरी लिखिए, एवरी लिखने के बाद कोई भी संख्या, कोई संख्या रहेगा, और इसके बाद अगर नाउन लिखिएगा तो ये जो नाउन होता है ये हमेशा प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। अब each 5 years या each 10 days कहना क्या हो जाएगा, अगर प्लूरल निकालते हैं तो किसी भी तरह से एवरी 5 years और एवरी 10 years लिखेंगे तो सही होगा, लेकिन each 5 years और each 10 years लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ध्यान रखिए, जब कभी जा रहा होता है तो उसके पहले हमेशा किसका यूज होगा, एवरी का यूज होगा। क्लियर रहना, जो भी नंबर लिखा हुआ है, जो भी संख्या लिखा हुआ है, उससे पहले क्या लिखेंगे, एवरी लिखेंगे। क्लियर है ना। अब यही कह रहा है कि अगर हम लोग लिखते हैं
अगर हम लोग लिखते हैं each 5 years या each 10 days तो ये गलत हो जाएगा। इसके पहले किसका यूज होता है, ये each के जगह पे हमेशा every का यूज होता है। फिर कहा यू विल हैव अ प्रिविलेज लीव आफ्टर each 10 days, तो each 10 days नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, each को काट दीजिए every 10 days। यहाँ पे लिखा हुआ each 5 years, each कट जाएगा, क्या हो जाएगा, every 5 years हो जाएगा। क्लियर, देख लो सारा एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा तरीके से आपके लिए नोट्स फॉर्मेट में लाया गया है ये पीपीटी को, तो आप आसानी से पढ़ के समझ भी सकते हो और नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है कहता है कुछ वाक्य में एवरी का अर्थ ऑल पॉसिबल होता है, मतलब जितना भी संभव हो सकता है सब के सब। ऐसी स्थिति में भी इच का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, अब आप देख लो, आई विश यू एवरी पॉसिबल सक्सेस। यहाँ पे एवरी पॉसिबल सक्सेस करने का मतलब हुआ ऑल पॉसिबल सक्सेस। यहाँ पे अगर हम इच लिखे होते तो गलत हो गया होता। आई नो यू हैव एवरी पॉसिबल रीजन या एवरी रीजन टू बी एंग्री विथ मी। हमें पता है कि आप मेरे साथ गुस्सा होइएगा, यू हैव एवरी पॉसिबल रीजन। सॉरी, यहाँ पे एवरी को नहीं काटना, यहाँ पे अगर इच लिख देते तो इच गलत हो जाता है, एवरी सही लिखा हुआ है। फिर कह रहा है कि अगर एवरी का प्रयोग अदर के साथ कर रहे हैं तो सही जाएगा। एवरी का एवरी अदर होता है वो इच अदर, जो इच अल्टरनेट वाला जो ऑप्शन लेके चलता है ना, इच अदर वन अनदर वाला लेके चलते हैं वो होता है। लेकिन ऐसे में इच का प्रयोग करना नहीं चाहिए क्योंकि इच अदर एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो जाता है। ठीक है ना, जैसे कहोगे प्रत्येक दूसरा दिन वह आ जाता है तो एवरी सेकेंड डे आप लिखिए। प्रत्येक वीक आ जाता है तो एवरी वीक लिखिए। और अगर अदर शब्द लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे अदर शब्द लिख दिया गया और यहाँ पे आप एवरी का यूज करते हैं तब तो ठीक है, लेकिन इच का जैसे ही यूज कीजिएगा तो एक अदर शब्द बन जाता है, ये क्या हो जाता है, इच अदर। और इच अदर क्या होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो जाता है। इसलिए हम जब अदर लिखा हुआ है तो एडजेक्टिव फॉर्मेट में अदर के साथ भी हम एवरी अदर लिखेंगे, क्योंकि ये नहीं कह रहा है कि इच अदर नहीं होता है, कह रहा है इच अदर होता है, लेकिन आपको एडजेक्टिव वाला फॉर्मेट लिखना है तो एवरी अदर लिखिए। इच अदर लिखिएगा तो इच अदर खुद में क्या है, एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, फिर एडजेक्टिव का कैरेक्टर उसका खत्म हो जाएगा। इसलिए एवरी अदर लिखिए, इच अदर नहीं लिखिए। जब आप एडजेक्टिव का यूज कर रहे हैं तब, अगर आप इच अदर का यूज करते हैं तो गलत नहीं होगा, लेकिन उसका मीनिंग अलग निकल जाएगा, वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो जाता है, वो एक दूसरे के लिए म्यूचुअल एक्शन के लिए हो जाता है। जैसे वी लव इच अदर, मतलब हम आपसे प्यार करते हैं, आप हमसे प्यार करते हैं। राम, मोहन एंड सोहन हेल्प वन अनदर, ईच अदर वन अनदर वाला कॉम्बिनेशन चलता है। दो के लिए ईच अदर होता है, दो से ज्यादा के लिए वन अनदर होता है। तो एक दूसरे के लिए, सब के लिए जो म्यूचुअल रिलेशन तैयार करता है, म्यूचुअलिटी, रेसिप्रोसिटी दिखाने के लिए, परस्परता दिखाने के लिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है, वो दो होते हैं, ईच अदर और वन अनदर। इसलिए कह रहा है कि एडजेक्टिव का अगर आप यूज करना चाहते हैं तो एवरी का यूज कीजिए अदर के साथ भी, और एवरी अदर लिखिए। सुनने में आपको पटांग इसलिए लग रहा होगा कि आप हमेशा ईच अदर ईच अदर ईच अदर यूज करते आए हैं, लेकिन आपको जानना चाहिए ईच अदर है क्या, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। हमें यूज क्या चाहिए, एडजेक्टिव फॉर्मेट में चाहिए। ठीक है, तो अदर भी लिखा हुआ है तो अदर के साथ आप क्या कीजिए, एवरी का यूज कीजिए, इच का यूज एडजेक्टिव फॉर्मेट में नहीं आएगा। आगे है, किसी भी प्लूरल नाउन या प्रोनाउन का बाद इच का प्रयोग किया जाता है तो ऐसी स्थिति में एवरी का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है ना, जैसे हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पढ़े थे
कि अगर कोई भी सब्जेक्ट लिखा हुआ है और ये प्लूरल है तो इसको इम्फेटिक बनाने के लिए यहाँ पे इस दिया जाता है। इससे क्या होता है, वर्ब प्लूरल ही रहता है, वर्ब कभी भी सिंगुलर नहीं होता है। तो जब किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के बाद लिखना हो तो आप इच लिखिए, इसके बाद एवरी मत लिखिए, ठीक है ना। यहाँ भी देखिए वी के बाद इच है, द बुक्स आर ₹40 इच लिखा हुआ है करा, इसमें इच के स्थान पर अगर एवरी का प्रयोग करेंगे तब गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। बड़े अच्छे तरीके से सब कुछ क्लियर करके लिखा हुआ है ताकि आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं हो। आप आराम से देखो, नोट्स बनाओ, काफी अच्छा तरीका से लिखा हुआ है तो आपको खुद ही बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके बाद का पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। आइदर का अर्थ होता है दो में से कोई एक और नाइदर का अर्थ होता है दोनों में से कोई नहीं। तो जब दो से अधिक की बात होती है तो आइदर तथा नाइदर का प्रयोग नहीं होता। हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आइदर और नाइदर कितना के लिए होता है, दो के लिए। अगर दो से ज्यादा की बात हो तो आइदर और नाइदर का प्रयोग नहीं होता है। कब, जब दो से अधिक की बात होती है तब। क्लियर है। करें दो से अधिक की स्थिति में आइदर के स्थान पे एनीवन। अब आइदर क्या होता है, नाइदर क्या होता है, ये समझो। दो नाउन दिया हुआ है तो कहोगे या तो पहला या तो दूसरा, सेलेक्ट करना है चाहे रिजेक्ट करना है। कहेगा कि किसको भेज दें आम लाने के लिए, कहोगे या तो पहला आदमी को भेज दो नहीं तो दूसरा आदमी को भेज दो। कहेगा कौन सा किताब लीजिएगा, तो कहेगा या तो पहला दे दो या तो दूसरा दे दो। सामने रखा हुआ है तो कह ही सकते हो बता के कि या तो पहला दे दो या तो दूसरा दे दो। मतलब जब दो नाउन हो तो उसके सिलेक्शन या रिजेक्शन की बात होगी, उनमें से किसी की बात होगी और दोनों में से कोई भी ऑप्शन बन रहा होगा तो हम आइदर लिखते हैं। और दोनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं बन रहा होगा, पहला भी खराब दूसरा भी खराब, ये भी खराब वो भी खराब, कब, दो नाउन के ऑप्शन में, तब हम क्या लिखते हैं, नाइदर लिखते हैं। तो दो के लिए अगर एक्सेप्टेंस है, अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो, सेलेक्ट कर रहे हो तो क्या लिखेंगे, आइदर। और अगर नहीं सेलेक्ट कर रहे तो क्या लिखेंगे, नाइदर। लेकिन दो से ज्यादा हो, जैसे मैंने क्या कहा कि या तो पहला या तो दूसरा, और फिर ना तो पहला ना तो दूसरा, दोनों बात हो गई। अगर सेलेक्ट करना है तो कहेंगे या तो पहला या तो दूसरा, रिजेक्ट करना है तो कहेंगे ना तो पहला और ना ही दूसरा। अब अगर कहना हो पांच के लिए, या तो पहला दे दो या दूसरा या तीसरा या चौथा या पांचवा, और पांच ऑप्शन दे दिया आपके पास, कहोगे ना तो पहला पसंद है मुझे, ना ही दूसरा, ना ही तीसरा, ना ही चौथा और ना ही पांचवा। तो नाइदर और आइदर के जगह पे क्या रखना चाहिए, क्योंकि नाइदर और आइदर रखा था तो दो ही के लिए है। तो वही कह रहा है कि अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए कि या तो पहला या तो दूसरा या तो तीसरा या तो चौथा या तो पांचवा वाला सेंस जनरेट हो रहा होता है, तब आप क्या कीजिए, तब आप आइदर के स्थान पे एनीवन तथा नाइदर के स्थान पे नन का प्रयोग कीजिए। ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। देख लीजिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है दो से अधिक, मोर देन टू की स्थिति में आइदर के स्थान पे एनीवन तथा नाइदर के स्थान पे नन का प्रयोग होता है। इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ध्यान रखना। जैसे एनी वन ऑफ हिज हैंड्स वाज इंजर्ड, ठीक है, तो यहाँ पे एनी वन ऑफ हिज हैंड्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, आइदर। ठीक है, इसका कहने का मतलब एनी वन ऑफ हिज हैंड्स वर इंजर्ड, मतलब क्या हुआ कि दो हाथ में से कोई भी हाथ इंजर्ड था। ये कौन सा स्पेकुलेशन हुआ, अगर आप जाते हो कि उसके हाथ में घाव था तो आपको पता होगा कि लेफ्ट में घाव था कि राइट में घाव था कि दोनों में घाव था। एनी वन मतलब कोई भी एक, ये तो गलत हो गया। और एनी का यूज होता है कितना के लिए, हमेशा दो से ज्यादा के लिए। लिखा हुआ है ना कि एनी वन का यूज कब कीजिए, जब स्थिति क्या हो जाए, नाउन दो से ज्यादा हो जाए, तब आइदर के जगह एनी वन लिखिए। मतलब अगर दो है तो एनी वन के जगह आइदर लिखिए। सेम बात हुई ना कि अगर आइदर लिख रहे हैं आप दो नाउन के लिए और दो से ज्यादा हो गया, सेम कंडीशन अप्लाई हो रहा है, और दो से ज्यादा हो गया तो क्या लिखेंगे, एनी वन। तो वैसे ही दो से ज्यादा नहीं है, दो ही है और एनी वन लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, एनी वन हटा के आइदर लिखेंगे। तो यहाँ पे एनी वन हटा के आइदर लिखा जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आइदर ऑफ हिज हैंड्स।
ये जो anyone है ये नहीं रहेगा, होगा other of its hands was injured। क्लियर? ठीक है। फिर कर रहा है none of the two girls, टू गर्ल्स लिखा हुआ है ना, हम क्या जानते हैं, टू का यूज तब करेंगे नाइदर के जगह पे जब दो से ज्यादा नाउन का स्थिति होगा। यहाँ दो लिखा हुआ है तो यहाँ जो नन लिखा है यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा NEITHER, नाइदर। अब नीचे तीसरा एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल देखो, आइदर ऑफ द थ्री बॉयज लिखा हुआ है तो तीन नाउन हो गया तो आइदर नहीं होगा, और यहाँ पे नाइदर ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया, तो भारत में दो ही स्टेट्स हैं तो नहीं है, दो से ज्यादा है तो यहाँ पे नाइदर नहीं होगा और यहाँ पे आइदर नहीं होगा, यहाँ पे एनीवन होगा और यहाँ पे नन होगा। समझ में आई बात क्या होता है आइदर, नाइदर और एनीवन और नन का यूज? तो अब आगे देखो, तर आइदर को नेगेटिव बनाने के लिए नाइदर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये आप नहीं समझना कि आइदर का उल्टा नाइदर होता है, ये गलत कॉन्सेप्ट है, गलत अवधारणा है। नाइदर अपने आप में अलग है, आइदर अपने आप में अलग है। ये मत कहिएगा कि जहां आइदर लग रहा है वहां पे न चाहिए तो नाइदर लग जाएगा। क्लियर है? तो वही कह रहा है कि आइदर को नेगेटिव बनाने के लिए नाइदर का यूज नहीं कीजिए, क्योंकि क्या होता है, आइदर दो में से किसी एक का बात करता है, या तो पहला या तो दूसरा, और नाइदर कहता है ना तो पहला ना तो दूसरा। ये दो में किसी एक को सिलेक्ट कर रहा होता है, तो आप दो में से किसी एक को रिजेक्ट करते तब ना, आप तो दोनों में से दोनों को रिजेक्ट कर दे रहे हैं, तो आप उल्टा कैसे हुए? तो ये दो में से एक को सिलेक्ट करने की बात करता है और नाइदर दोनों में से कोई नहीं, अर्थात दोनों को रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, जैसे लिखा हुआ आई नो दैट बोथ चाइना एंड जापान आर डेवलप्ड कंट्रीज बट आइदर ऑफ देम इज नॉट सो डेवलप्ड एज अमेरिका। दोनों में से कोई भी इतना डेवलप्ड नहीं है जितना डेवलप्ड अमेरिका है। अब यहाँ पे आइदर के स्थान पे नाइदर का प्रयोग अगर हम कर देते हैं, यहाँ पे आइदर ऑफ देम जो लिखा हुआ है वहां पे अगर हम नाइदर ऑफ देम लिख देंगे तो वो गलत इस्तेमाल हो जाएगा। आइदर ऑफ देम इसका मतलब हुआ न ही चाइना और ना ही जापान, नॉट लगा हुआ इसलिए ना ही मैं बोल रहा हूं। अब ऐसा नहीं कहेंगे हम, जैसे देखो हिंदी जब बोलते हैं तो हिंदी का एक्सप्रेशन और इंग्लिश का एक्सप्रेशन में अंतर होता है। यहां पे कह रहा है कि ना ही चाइना और ना ही जापान अमेरिका के इतना डेवलप्ड हैं, लास्ट में है बोलते हैं ना, क्योंकि न का यूज पहले कर देते हैं। और या क्या बोलेंगे इसी को कि चाइना या जापान दोनों हैं तो डेवलप्ड कंट्रीज, लेकिन अमेरिका जितना यूएस जितना अमेरिका जितना डेवलप्ड नहीं है। अब की बार लास्ट में हमने क्या बोला, नहीं है। ठीक है ना? तो यहाँ पे आइदर सुनने में भले लग रहा होगा कि दोनों में से कोई अमेरिका जितना डेवलप नहीं है, लेकिन दोनों में से कोई या तो पहला या तो दूसरा का बात हो रहा है, ना तो पहला ना तो दूसरा का बात नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ आइदर के जगह नाइदर अगर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्लियर? फिर है, जब आपको चॉइस पता हो तब आइदर या एनी वन के स्थान पे हम क्या करेंगे, वन लिख देंगे। ध्यान रखिएगा, जैसे आइदर ऑफ माई आईज इचिंग देयरफॉर आई कैन नॉट सी प्रॉपरली। क्लियर है? अब आइदर ऑफ माई आईज लिखे, अभी हाथ में इंजरी वाला जो एग्जांपल बताए थे तो क्या बोले थे कि आप किसी के हाथ को इंजर्ड देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि लेफ्ट इंजर्ड है कि राइट इंजर्ड है कि दोनों इंजर्ड है। तो अगर आपका हाथ इंजर्ड है, आपके पैर में कोई दिक्कत है, आपके आंख में, जो भी दो चीज है उसमें कहीं कोई दिक्कत हो रहा है और वहां पे आइदर आप लिखोगे तो आइदर तो हो जाता है या तो पहला या तो दूसरा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि दोनों आंख में तो या तो पहला में खुजली हो रही है या तो दूसरे में खुजली हो रही है। मतलब आपका आंख है, आप ही को पता नहीं कि किस आंख में खुजली हो रही है। तो आप क्या कहेंगे कि मेरी एक आंख में, माने वन ऑफ द टू। क्लियर है ना? तो वहां पे हम आइदर नहीं लिखेंगे, वहां पे वन लिखेंगे। यहाँ पे हम आइदर भी नहीं लिखना चाहिए और एनी वन भी नहीं लिखना चाहिए। लिखना क्या चाहिए, वन।
जैसे क्या लिखेंगे, वन ऑफ माई आईज इज इचिंग, देयरफॉर आई कैनॉट सी प्रॉपरली। क्लियर है? फिर आइदर नाइदर एनी वन तथा नन जब सब्जेक्ट में आता है तो इसके साथ वर्ब कैसा होता है, हमेशा सिंगुलर। हमने तो पहले ही बताया, ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, ईच एंड एवरी और एनी सब कैसा सेंस का होता है, सिंगुलर सेंस का होता है। तो जो सिंगुलर सेंस का है उसके साथ वर्ब भी कैसा लगेगा, सिंगुलर ही लगेगा। जैसे आइदर ऑफ द हैंड्स वर बैडली इंजर्ड, तो बैड वर नहीं होगा, क्या होगा, वाज होगा। नाइदर ऑफ द टू बुक्स, आर नहीं होगा, इज होगा। एनी वन ऑफ द आइडियाज, हैव नहीं होगा, हैज होगा। नन ऑफ माई सन्स, आर नहीं होगा, इज होगा। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? कह रहा है कि वैसे नाउन, प्लूरल नाउन प्रोनाउन के साथ सिंगुलर प्लूरल दोनों में से किसी भी वर्ब का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन एग्जामिनेशन में सिंगुलर फॉर्म का ही आप प्रयोग करें। क्लियर है? दो टर्म होता है, देखो, एक होता है नो और एक होता है नन। तो ग्रामर कहता है कि अगर नन को आप चूज कर रहे हैं तो नन का नेचर दोनों से मिलता है, सिंगुलर से भी और प्लूरल से भी। तो काउंटेबल अनकाउंटेबल आप देख लो, अनकाउंटेबल रहेगा तो कोई बात ही नहीं होगी, काउंटेबल रह गया तो ऑफ लगाने के बाद नाउन हमेशा प्लूरल ही जा रहा होगा। नहीं, लिखा हुआ है ना, देखो यहाँ नन ऑफ के बाद प्लूरल रहेगा, जो भी रहेगा नाउन या प्रोनाउन। लेकिन कहता है इसके साथ अगर वर्ब यूज करना चाहते हैं, नन ऑफ द स्टूडेंट्स वाज स्टडिंग, वर स्टडिंग, आप दोनों लिख सकते हैं। नन ऑफ द सिटीज इज गुड, आर गुड, दोनों लिख सकते हैं। नन ऑफ द टीचर्स आर प्रेजेंट, इज प्रेजेंट, दोनों लिख सकते हैं। तो वही कह रहा है कि नन के बाद नाउन प्रोनाउन सिंगुलर, नाउन प्रोनाउन जो प्लूरल आएगा उसके साथ वर्ब हम सिंगुलर भी लग लेंगे और प्लूरल भी लग लेंगे। लेकिन अगर अनकाउंटेबल आ रहा है तो आपको तो पता ही है कि अनकाउंटेबल का नेचर हमेशा सिंगुलर होता है। अनकाउंटेबल नाउन थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, नेचर में हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए वर्ब उसके साथ हमेशा सिंगुलर होगा। क्लियर है? इस स्लाइड में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, मेरे हिसाब से सारा कुछ क्लियर है ना? ठीक, फिर नेक्स्ट को देखते हैं क्या है। नन ऑफ प्लस अनकाउंटेबल की बात आती है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है, हमने अभी बताया आपको। नन ऑफ द इंफॉर्मेशन, वर्ब के जगह पे वाज होगा, आर के जगह पे इज होगा। फिर कह रहा आइदर का प्रयोग बोथ के स्थान पर भी होता है, इसलिए दो सेक्शन को ध्यान रखिएगा, तीसरा सेक्शन में कभी मत घुसिएगा, ये हम बता दे रहे हैं पहले। अगर आइदर का प्रयोग बोथ के जगह पे करना है तो दो ही ऐसा कॉमन यूज में संयोग बनता है, ये आप ध्यान में रखना। कौन कौन सा? आइदर के साथ आप सिर्फ और सिर्फ क्या लगाएंगे, तो साइड लगाएंगे और इंड लगाएंगे। यही दोनों शब्द जब लागू हो रहा होगा आइदर के साथ तो आइदर का मीनिंग क्या हो जाता है, बोथ। अदरवाइज आइदर का प्रयोग दो के लिए जो बोथ वाला सेंस होता है, बोथ क्या कहता है, दो में से दोनों, लेकिन आइदर कहता है या तो पहला या तो दूसरा। बोथ कहता है कि नहीं दोनों एक साथ। आइदर कहता है कि नहीं दोनों की चर्चा तो करेंगे लेकिन एक बार में एक की चर्चा होगी, या तो पहला या तो दूसरा। क्लियर है ना? तो अगर बोथ के सेंस में आइदर का प्रयोग आप कर रहे हैं तो आइदर का प्रयोग बोथ के सेंस में, दोनों के सेंस में तभी होगा जब आइदर के साथ क्या जुड़ा रहे, साइड या इंड। आइदर साइड या आइदर इंड। आप देख लो, इट इज astonishing to know he was shot down while there were security guards on both sides of his hands। यहाँ पे both side of his, यहाँ पे both के जगह पे आप either side का यूज कीजिए। अगला आइदर नाइदर एनीवन का प्रयोग होता है अगर एडजेक्टिव नन का प्रयोग उसके साथ हम नहीं करते हैं। जैसे क्या करना है,
अगर लिखते हैं आइदर हाउस इज माइन, तो नन हाउस इज योर, यहाँ पे NONE कर देना है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, पिछला जो सिंगुलर प्लूरल हमने बताया है स्ट्रक्चर में, नाउन प्लस नाउन का स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्लियर है ना। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, देखो नन के जगह पे नो का प्रयोग होना चाहिए। क्लियर। फिर क्या है, बोथ मतलब क्या होता है, बोथ मतलब होता है दोनों। हम बोथ का यूज प्रोनाउन के रूप में किया जा सकता है और बोथ का यूज एडजेक्टिव के रूप में भी किया जा सकता है। हमने पहले ही बताया है, हमारे डिस्कशन हुई है इस बात पे कि वैसा शब्द जिसमें दोनों का लक्षण है, किसका किसका, प्रोनाउन का भी और एडजेक्टिव का, उसको जनरली हम बाइफरकेट कैसे करते हैं, अंतर कैसे, डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, डिफरेंस कैसे पैदा करते हैं, पहचानते कैसे हैं उसको, कि अगर ऑफ लगा हुआ है तो प्रोनाउन होगा, नहीं लगा हुआ है तो एडजेक्टिव होगा। जैसे लिखा हुआ रहेगा बोथ स्टूडेंट्स आर गुड, यहीं पे लिखा हुआ रहता बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बोथ के बाद हमने ऑफ लगाया तब नाउन लिखा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्रोनाउन, और यहाँ बोथ के तुरंत बाद नाउन लिखा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो वही कह रहा है कि बोथ का यूज प्रोनाउन एडजेक्टिव दोनों में किया जाता है, लेकिन ध्यान रखना है किसी बात का। पहला पॉइंट देखो क्या कह रहा है, कह रहा बोथ प्लूरल है, इसलिए प्लूरल नाउन का प्रयोग होना चाहिए। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बोथ के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है। देख लो यहाँ पे आर गुड लिखा हुआ है, या तो आप लिख दो बोथ स्टूडेंट्स आर गुड, या लिखो बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स आर गुड, मतलब आगे इसके दोनों के लिए सेम है, आर गुड। दोनों में कभी भी सिंगुलर वर्ब नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि बोथ वन होता है दोनों, और जैसे ही दो हो गया सब्जेक्ट तो नेचर कैसा हो जाएगा, प्लूरल, इसलिए वर्ब उसका कैसा जाएगा, प्लूरल। क्लियर है। तो अब आप देखेंगे, अगले सेशन में सारे क्वेश्चंस को, कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो होते हैं एडजेक्टिव्स के बारे में, इसी में मैं बताऊंगा डिस्क्रिप्टिव का अरेंजमेंट कैसा होता है ना, कन्वर्जन वगैरह हमने बता ही दिया कि कंपैरेटिव सुपरलेटिव कैसे जा रहा होता है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट को हो, मोर इंपोर्टेंट करने से क्या फायदा, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स थे, यूजेज कहाँ होगा, कौन से एडजेक्टिव का किस तरह से यूज होगा, तो वो सारा का सारा हमने अभी आपको बताया। फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सारा प्रीवियस ईयर रहेगा, आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि एडजेक्टिव में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एडजेक्टिव जब हम पढ़ेंगे तो किन पॉइंट्स पे ध्यान देना पड़ेगा और किस तरह से हमें सोचना पड़ेगा ताकि क्वेश्चन हम सही तरीके से सोल्व कर पाए। तब तक आप रिवाइज कीजिए वीडियोज को, अपना नोट सही से बनाइए एडजेक्टिव का, और कल फिर आते हैं इस पे सवाल सोल्व करते हैं प्रीवियस ईयर। तब तक के लिए थैंक यू।